Beacon House. And I've done my A levels from Lyceum. And after that, I have completed my ACCA. All right. And as far as my total overall experience is concerned, I'm teaching for the past 17 plus years now. So my total experience of teaching A-level accounting spans over 17 plus years. All right. Uh, I will not boast about the results, alhamdulillah, that I've been getting in the past, both in the Wales College and elsewhere. You can inquire about that from the Wales College itself. Alhamdulillah, I've been getting more than double the international average for the A-level grades that you usually have with the Cambridge. इस अच्छा, अब थोड़ा सा जो है बेटा, मैं आपको जरा ए लेवल्स के बारे में थोड़ा सा गाइड करूं कि ए लेवल्स के अंदर आपने पढ़ना कैसे है, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि जब बच्चे ओ लेवल से ए लेवल्स में ट्रांजिशन करते हैं ना, तो एक तो उनको थोड़ा सा शौक ये लगता है कि यार ये जंप बहुत बड़ा, उनको शुरू में इतना नहीं फील होता, लेकिन क्विकली वो एकदम से सिलेबस ऐसे एक्सेलरेट होता है, और वो क्योंकि ओ लेवल्स के आदी होते हैं, तो वो फिर ए लेवल्स में कोप अप नहीं कर पा रहे होते हैं, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा ये गाइड करना आपको ज़रूरी है कि डिफरेंस क्या है ओ लेवल्स और ए लेवल्स के अंदर, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ओ एंड ए लेवल्स, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये सारी बातें जो मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए बेटा, लाइफ में या स्टडीज में आपकी डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मजहब में भी देखें तो आप नमाज बिल्कुल सही तरीके से पढ़ें, लेकिन किबला रुख होके ना पढ़ें, ठीक है ना। तो क्या आपकी वो नमाज एक्सेप्टेबल है? अगर आपने जान के पढ़ी है ऐसे तो गलत है ना, फिर तो आपकी नमाज एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, तो इसी तरह दुनियावी एतबार से भी अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल जी आप कहते हैं मैं हाइकिंग पे जा रहा हूँ, तो अगर आप माउंटेन हाइकिंग पे जा रहे हैं और आप हाइकिंग पे जाने के लिए स्कूबा डाइविंग का गियर ले जाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएं, फ्लैप्स ले जाएं पहनने के लिए, वेट सूट ले जाएं, तो दुनिया भी कहेगी कि यार ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। और आप उसके बाद आगे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आप कुछ अचीव नहीं होने वाला। इसी तरह अगर आप स्नॉर्कलिंग के लिए जा रहे हैं या आप स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे हैं और आप माउंटेन हाइकिंग का सामान ले जाएं, बूट्स ले जाएं हैवी वाले, ठीक है, स्नो प्लावर होता है वो ले जाएं, स्नो बूट्स ले जाएं, ठीक है, हैमर वगैरह ले जाएं, चढ़ने के लिए रोप ले जाएं, तो उससे आपका स्कूबा डाइविंग का या स्नॉर्कलिंग का काम नहीं हो सकता। सो डायरेक्शन आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इक्विप कैसे कर रहे हैं। सो यू नीड टू नो हाउ टू इक्विप योर सेल्फ फॉर ए लेवल्स। सो वी नीड टू सेट द डायरेक्शन राइट, प्लस equip ourselves for A levels। क्योंकि बेटा अगर आपने अपने आप को सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको आ, है ना कि भाई अगर आपने सर्टन जगह पहुंचना है, अगर आपने यहाँ से जाना है सदर जाना है और आपका सदर नहीं आपने जो है रोड ही वो ले लिया जो सदर ही नॉर्थ नाजाबाद की तरफ या नाजाबाद की तरफ या नॉर्थ कराची की तरफ जाता है, तो फिर आप सदर नहीं पहुंच सकते कभी भी, आप जितनी मर्जी ड्राइव कर लो, ठीक है ना। तो आपकी डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए और आपके पास वो तरीक़ाकार होना चाहिए, आपको वो तरीका पता होना चाहिए कि आपने ए लेवल्स के लिए क्या करना है। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि ए लेवल्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ओ लेवल्स, ठीक है ना, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बात करूँगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर
बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझ लें आप कि यू नीड टू बी सीरियस फ्रॉम डे वन। देखो बेटा, ओ लेवल्स के अंदर जो है आपका काम चल जाता है हमेशा, ठीक है। ओ लेवल्स में आपका काम हमेशा चल जाता है, कोई मसला नहीं होगा आपको अगर आप एंड के अंदर जाके भी पढ़ना स्टार्ट करें। और ओ लेवल्स में अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं। आई एम श्योर आप सब ने जो मैक्सिमम जो जान मारी होगी ना, वो आखिरी के 3 महीने आपने सही से पढ़ा होगा लगकर। और इवन कुछ स्टोरीज ऐसी भी होती हैं कि बस आखिरी का 1 महीना पढ़ लिया और फिर भी ए और ए डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन बेटा ए लेवल्स के अंदर ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। ए लेवल्स के अंदर अगर आपने आखिरी 3 महीने पढ़ना स्टार्ट किया या बिल्कुल सीरियसली आखिरी 3 महीने पढ़ना स्टार्ट किया तो डिजास्टर होगा। उन आखिरी 3 महीनों के अंदर आप सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हो, नथिंग मोर। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि भाई हो सकता है यू ना आए आपका, डी आ जाए, ई आ जाए, या बहुत भी अगर तीर मार लिया ना, बहुत भी अगर लकी हुई तो सी आ जाएगा। ए और बी तो पक्का भूल जाओ। अच्छा, ऐसा क्यों है? वाई डू वी नीड टू बी सीरियस फ्रॉम डे वन? क्योंकि बेटा कहने को तो आपके पास पूरा साल है, लेकिन अगर आप नोट करें ना तो आपके पास पूरा साल नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग अगस्त का एक हफ्ता तो निकल ही गया, अभी रिजल्ट वगैरह आएगा जब क्लासेस आपकी प्रॉपर्ली शुरू हो जाएंगी तो आधा अगस्त तो निकल ही जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अगस्त 15 से भी अगर हम लगा लें अपने पास स्टार्टिंग टाइम, तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। आई एम गिविंग यू 10 seconds to take the screenshot because I'm changing the screen over. नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ मैं। 5 4 3 2 1। All right, so moving on to the next page. देखो बेटा, so we are starting from what? से आप अगस्त मिड से आप लगा लें इसको, ठीक है। क्योंकि अभी बीच में आपके पास 14 अगस्त वगैरह की भी छुट्टी आ जाएगी, 11 अगस्त की रिजल्ट वाली छुट्टी आ जाएगी। तो आपका समझ लें अगस्त मिड से ही प्रॉपर आपका जब से स्टार्ट होती है पढ़ाई। तो अगस्त मिड से लेकर अब आप देखें तो आपके पास पूरा साल नहीं है। अगस्त मिड से लेकर नवंबर एंड तक, ठीक है। फिर आप दिसंबर हटा दें पूरा। दिसंबर क्यों हटा दें? बिकॉज दिसंबर में तो आपके ज़्यादातर मिड टर्म्स होंगे और आपकी फिर विंटर वेकेशन हो जाएंगी, राइट। और फिर जनवरी से लगाते हैं, जनवरी स्टार्टिंग से लेकर मार्च एंड तक, क्योंकि फिर अप्रैल में आपके मॉक्स वगैरह हो जाएंगे, अप्रैल में मॉक्स होंगे और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह जो भी होगी, रिविजन वगैरह, मई वगैरह में, ठीक है ना। तो ये आपके पास टोटल टाइम है। सो अगस्त मिड से लेकर बेटा टिल नवंबर एंड तक, ऑलराइट। How many months do we have? So September, October, November. So we have got 3.5 months over here. 3.5 months ये हो गए आपके, ठीक है। और जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 months आपके ये हो गए, ठीक है ना। तो टोटल आपके पास ये बना टाइम 6.5 months मैक्सिमम, ऑलराइट। अब कहने को तो ये 6.5 महीने हैं, बट अभी 9-10 मुहर्रम की छुट्टियां आएंगी, ठीक है। और भी इधर उधर की छुट्टियां आपको पता आ जाती हैं। तो इफेक्टिवली मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ये जो है अराउंड 6 months का आप अप्रोक्सीमेटली टाइम देख लें। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको कहते हैं कि जी 6 months है हमारे पास, ठीक है। अभी तो ज़ाहिर है ऑनलाइन जूम क्लासेस हो रही हैं, वरना ही होता है कि जी बारिश भी ज़्यादा हो गई तो फिर बेटा डोंट डू दिस, डोंट ट्राई टू द स्क्रीन, ओके। सो अप्रोक्सीमेटली वी हैव अबाउट 6 months टाइम विद अस, ऑलराइट। तो बेटा इन 6 महीनों के अंदर अब आपने कवर कितना कुछ करना है मैं आपको जरा ये बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इन 6 महीनों में आपने कंप्लीट ओ लेवल्स का सिलेबस जितना कवर करना है और उसके अलावा ज्यादा चैप्टर्स हैं वो भी कवर करने हैं। सो अब आप बहुत सारे चैप्टर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेटा कंप्लीट आपके जो चैप्टर्स हैं ना वो सारे आपके ओ लेवल्स वाले ही चैप्टर हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेजरली। लेकिन जो चैप्टर्स वो ओ लेवल्स वाले भी हैं उसकी जो डेप्थ होगी वो एटलीस्ट 4 times ज्यादा डिफिकल्ट होगी क्वेश्चंस की। तो in these 6 months what we have to cover is
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तो आपने ओ लेवल्स में सुना होगा वर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जितनी भी आपने ओ लेवल्स में अकाउंटिंग पढ़ी है ना बेटा, दैट इज ऑल योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर इसके अलावा एक नई आप ब्रांच पढ़ेंगे अकाउंटिंग की, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये टोटली सेपरेट ब्रांच है, ठीक है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेटा देयर आर अबाउट 5 चैप्टर्स, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तकरीबन सारे चैप्टर्स थोड़े से एक्स्ट्रा भी हैं, इसमें भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं इवन। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओ लेवल्स वाले चैप्टर्स हैं प्लस एक्स्ट्रा चैप्टर्स। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो है ही पूरा एक्सक्लूसिवली ए लेवल्स का। बेटा हरम साकिब प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। ओके अच्छा बेटा, अब जो ओ लेवल्स के भी चैप्टर है ना, इसके बारे में जरा मैं आपको बता दूं, दीज विल बी, इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना 4 टाइम्स मोर डिफिकल्ट देन ओ लेवल्स, इजीली 4 टाइम्स मोर डिफिकल्ट। अच्छा ये डरा नहीं रहा हूं मैं आपको, ऑलरेडी मैं बता चुका अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता रहा है। लेकिन ये सब बात बताने की क्यों है, क्योंकि अगर आपने डे 1 से इसको नहीं केटर किया ना चीज़ों को, और जिस तरह से बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो आपको ए लेवल्स के अंदर बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। ए लेवल्स के अंदर आप कोप अप उसको नहीं कर पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको डे 1 से पढ़ना शुरू करें। तो जो ओ लेवल्स के भी चैप्टर है ना, मिसाल के तौर पे आप ओ लेवल्स के अंदर एक बड़ा बेसिक सा चैप्टर है डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन के ही अंदर मैं आपको टोटल 17 सवाल करवाऊंगा पास्ट पेपर्स के, और आप देखेंगे कि वो सवाल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ओ लेवल्स में तो ये होता है अगर आप 1 2 3 सवाल कर लेना, फिर वैसी सवाल सेम रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, एक ही पैटर्न चल रहा होता है। ए लेवल्स के अंदर एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट विद इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट कोटिंग दिस एज एन एग्जांपल, ठीक है, कि जो ए लेवल्स का डेप्रिसिएशन है सिर्फ, अब उसके अंदर कितनी चीजें हमने पढ़नी है, ठीक है। एक तो आपकी जाहिर सी बात है बेसिक डेफिनेशंस तो हो गई आपकी जो आपकी ओ लेवल्स में थी, ये तो चलो ओ लेवल्स वाला ही है, ठीक है। फिर आपने बेसिक मेथड्स पढ़े, ये भी ओ लेवल्स वाला है, ठीक है। बेसिक टी अकाउंट्स पढ़े आपने विद डिस्पोजल एंट्रीज, ये भी ओ लेवल्स वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर ओ लेवल्स वाली कहानी खत्म हो गई। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सारा ए लेवल्स का एक्सक्लूसिव पोर्शन। अब सुनिएगा कितना ज्यादा है। एसएलएम ईयरली का मेथड अगर होगा तो फॉर्मूला अलग होगा, आरबीएम ईयरली होगा तो फॉर्मूला अलग होगा। अच्छा जो बच्चे इन टर्म से वाकिफ नहीं है, बिकॉज देयर वुड बी सम साइंस स्टूडेंट्स एज वेल, सो दे डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ओ लेवल टॉपिक वही है लेकिन एडवांस कितने ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जिन्होंने ओ लेवल में अकाउंट्स पढ़ी है वो कुछ एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, आरबीएम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बेसिक मेथड से तो वाकिफ होंगे, लेकिन अभी जो फॉर्मूलाज हैं इनसे वाकिफ नहीं होंगे वो। इसी तरह एसएलएम मंथली में क्या होता है, आरबीएम मंथली के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एक नई चीज पढ़ेंगे आप जो आपने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स के अलावा अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि परसेंटेज अगर सवाल में नहीं दी हुई तो वो कैसे निकालनी है वो देखना पड़ेगा आपको। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें मिल मिलाकर, अब देखो जितना आपका ओ लेवल्स का है उससे ज्यादा, ये तो सिर्फ नंबर ऑफ आइटम्स भी ज्यादा है और बेटा इसकी डेप्थ भी ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, जो ब्लैक वाला है ना ये ओ लेवल्स वाला है सारा, ये आपका ओ लेवल्स वाला स्टफ हो गया सारा, और ये जो ब्लू मार्कर से लिखा है ये आपका सारा ए लेवल्स का एक्सक्लूसिव स्टफ हो गया, ठीक है।
तो मैं आपको बताऊं कि ओ लेवल्स वाला और ए लेवल्स वाले स्टफ में आप देखें नंबर ऑफ आइटम्स तो ज्यादा है ही है, लेकिन ये जो ए लेवल वाले स्टफ की बात कर रहा हूँ ना, ये पूरे डेप्रिसिएशन का मोर देन 50% होगा पूरे टॉपिक का। तो चैप्टर्स के आप वही नाम सुनेंगे ज्यादातर कि जो आपने ओ लेवल्स में पढ़े हैं, लेकिन उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह मैंने कहा कि जो वो सेम टॉपिक्स भी हैं, दे विल बी 4 times मोर डिफिकल्ट देन ओ लेवल्स। तो इसके लिए डे वन से सीरियसनेस बेटा जरूरी है। अगर आप डे वन से सीरियस नहीं हुए तो आपको मैं बता दूं, मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ, जो बच्चा बात सुन लेता है वो फायदे में रहेगा, जो बात नहीं सुनता वो बच्चा बहुत हैवी प्राइस पे करने वाला है। तो आपने अगर डे वन से बेटा इसको किया तो आप इंशाल्लाह, मैं आपको पीएचडी एडवांस में मुबारकबाद दे दूं अच्छे ग्रेड की। और अगर आपने बेटा इसको थोड़ा सा भी मेरे कहने पे बात नहीं सुनी तो आप ए तो भूल जाओ पक्का, बी भी पक्का भूल जाओ। ए और बी तो 100% नहीं आएगा अगर आप मेरे कहने से नहीं चलोगे। सी भी अगर आप लकी हुए तो आएगा। सो इफ यू वुड नॉट लिसन टू मी देन वी आर टॉकिंग अबाउट डीज ईज और यूज, अल्लाह ना करे, ठीक है। लेकिन द गुड न्यूज इज कि अगर आपने जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरह से चल लिए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा देखो, मरीज होता है ना, डॉक्टर के पास जाता है। अब अगर डॉक्टर ने जो गोलियां दी हैं या जो परहेज बताया, अगर वो मरीज वो सब कर ले तो फिर इंशाल्लाह घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अब मरीज ने गोलियां खा रहा है, परहेज नहीं कर रहा है, परहेज कर रहा है, गोलियां सही से नहीं खा रहा, तो जाहिर है उसकी बीमारी ना सिर्फ सही नहीं होगी बल्कि ज्यादा खराब होने का चांस है। तो सेम इज द केस है। मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, यू नीड टू लिसन टू देम वेरी केयरफुली व्हाट दे आर टेलिंग यू एंड हाउ दे आर टेलिंग यू टू स्टडी, ठीक है। अब अमूमन बच्चे कहते हैं यार ओ लेवल में भी तो हमने आखिरी के 1 महीने में बैठ के पढ़ के तीर मार लिया ना। बेटा ओ लेवल्स हो गया, मैं बता रहा हूँ, खुद मैंने आपको शुरू में बताया, मैंने ओ और ए लेवल्स खुद भी किया हुआ है। लेकिन ये ओ लेवल से ए लेवल्स का ट्रांजिशन एक क्लास का नहीं है, ये पूरे एक लेवल का है बेटा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊंगा और कुछ मजीद बातें बताऊंगा इसके बारे में। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। ऑलराइट, ऑलराइट बेटा, सो लेट्स मूव ऑन नाउ। सो अभी तक हमने क्या देखा है, पूरी अभी जो मैं अभी तक बताऊं कि भाई ओ लेवल्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए लेवल्स। इसको इस तरह कहते हैं कि ए लेवल्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ओ लेवल्स। इन अदर वर्ड्स, A level is 4 times more difficult, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेबस भी ज्यादा है और डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा है, ठीक है। सो इसके अंदर आप देखें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेबस यानी कि नंबर ऑफ चैप्टर्स प्लस द डिफिकल्टी लेवल, दोनों ए लेवल्स का ज्यादा है एज कंपेयर टू ओ लेवल्स। इन दोनों टर्म्स के अंदर ए लेवल्स जो है ओ लेवल से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो वॉल्यूम में भी बड़ा है, टॉपिक्स भी ज्यादा करने हैं और डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा है। और दूसरी तरफ टाइम कितना है, आपने ओ लेवल अकाउंट्स का आप O1 से पढ़ते आ रहे होंगे, या कुछ स्कूल्स के अंदर ऐसा होता है कि O1 में नहीं करते, फिर वो O2 में ले आते हैं सब्जेक्ट, छोटे सब्जेक्ट पहले करने के बाद। तो कम से कम आपने 2 से 3 साल तो पढ़ी है ना ओ लेवल्स में अकाउंट्स। तो टाइम कितना था आपके पास, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइम, तो टाइम ओ लेवल्स में आपके पास था ओवरऑल पढ़ने का 2 to 3 years, राइट। अच्छा, ए लेवल्स में कितना टाइम है भाई, अभी हमने पीछे देखा, ठीक है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है थोड़ा सा मैं उनको दिखा दूं, ये हमने यहाँ वर्किंग करी थी, आई होप स्क्रीनशॉट होगा आपके पास, ठीक है। ऑलराइट, सो ए लेवल्स में हमारे पास कितना टाइम है भाई, ए लेवल में हमारे पास हार्डली 6 months है,
तो ज्यादा चीजें कवर करनी है, मुश्किल चीजें कवर करनी है, और कितने अरसे में? सिर्फ 6 महीने में कवर करनी है, जिसके अंदर मैं आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स की पास्ट पेपर्स खुद करवाऊंगा। मैं 10 से ज्यादा सालों की प्रैक्टिस मैं आपसे खुद को खुद करवाऊंगा, जिसमें कुछ सवाल क्लास में होंगे, कुछ होमवर्क में होंगे, और होमवर्क में देने के बाद मैं छोड़ नहीं देता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आपने मेरे तरीके से किया तो इंशाल्लाह 80-90% आपसे सवाल ए लेवल्स के खुद ब खुद हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये भी गारंटीड है इंशाल्लाह। लेकिन वही वाली बात कि अगर आप डे 1 से पढ़ रहे हैं तो ठीक है ना। तो बेटा ज्यादा सिलेबस करना है, मोर डिफिकल्ट सिलेबस करना है, और कितने कम टाइम में करना है आपके पास। तो एज अ रिजल्ट जो आपका ए लेवल है वो आपका ओ लेवल से 4 टाइम ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है बेटा, तो घबराने की बात नहीं है, आराम से हो जाएगी ये चीज, प्रोवाइडेड ये कि यू आर सीरियस फ्रॉम डे 1। अब सीरियसनेस फ्रॉम डे 1 का मतलब क्या है वो भी जरा समझ लें, कि हाउ टू एक्चुअली चेक वेदर यू आर सीरियस फ्रॉम डे 1 और नॉट। ओके, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, इसका भी बेटा जरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। 5 4 3 2 1। All right. So beta, how to check whether a person is serious or not? So like I've said that you need to be serious from day 1. तो आप अपने आप को खुद से चेक कर सकते हैं कि आप डे 1 से सीरियस हैं या नहीं है। कैसे चेक करेंगे उसका मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि यार क्या मेरी 100% अटेंडेंस है या नहीं है, क्योंकि सम पीपल माइट थिंक ओ लेवल्स की तरह ना कि यार 80% अटेंडेंस सफिशिएंट है, नहीं है। यहाँ मैं लिख दूं इवन 80% attendance is not sufficient। अच्छा, 80% अटेंडेंस सफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मतलब क्या है कि 80% अटेंडेंस का मतलब है हर 5 में से एक क्लास आपने मिस की हुई है, यानी कि 1 in 5 में आप एब्सेंट रहे हैं। हर 5 में से आपने एक क्लास मिस करी है, इसका मतलब यह है कि आपने हर चैप्टर में कम से कम 1 से लेकर 2 to 3 क्लासेस मिस की हुई होंगी। सो व्हाट दिस विल मीन इज कि इन एवरी चैप्टर you will miss at least 1 to 3 क्लासेस। अब वो डिपेंडिंग चैप्टर की लेंथ बड़ी है या छोटी है। अगर आप डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन में तो आपने 3 क्लासेस मिस कर दी होंगी। और बेटा अकाउंट्स में याद रखना, देखो बिजनेस स्टडीज वगैरह में अगर आपकी एक क्लास मिस हो जाती है ना, आप अगली क्लास को फिर भी करेक्ट कर लोगे। अकाउंट्स मैथ्स की तरह है, अब प्लस माइनस नहीं आता, अलजेब्रा कर पाओगे कभी भी नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर आपने अकाउंट्स की जो क्लास मिस करी ना, हर क्लास जो है ना एक दूसरे के ऊपर बिल्डअप होती है, यानी कि जो अकाउंट्स का सिलेबस है वो इट्स लाइक अ बिल्डिंग, इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिलेबस। सो बिल्डिंग में होता है ना ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर। सो अकाउंट्स का सिलेबस जो है अकाउंटिंग सिलेबस इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड, यानी कि ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। और कुछ सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर सकता है, मैथ भी ऐसे ही होता है बेसिकली, लेकिन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है कि भाई हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो स्कैटर्ड हो, तो ऐसा एक दूसरे के ऊपर नहीं हो। यानी कि अब इसका मतलब क्या, वर्टिकली इंटीग्रेटेड का। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर नहीं बना, आपकी बेस नहीं बनी, तो इम्पॉसिबल है कि आप बिल्डिंग ऊपर खड़ी कर सको बाकी चैप्टर्स की, क्योंकि आपके पास बेसिक्स ही नहीं है। बाकी चैप्टर्स में बेसिक्स इस्तेमाल हो रही है, तो आपको हर चैप्टर में फिर प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हो गई ग्राउंड फ्लोर, तो फिर आपका फर्स्ट फ्लोर अच्छा पड़ जाएगा। फिर अगर आपने फर्स्ट फ्लोर में मेहनत नहीं करी तो फिर आपका अपवर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर फर्स्ट फ्लोर में मेहनत नहीं करी, ग्राउंड और फर्स्ट बन गया और सेकंड में मेहनत नहीं करी, तो वहां से आगे बिल्डिंग नहीं खड़ी हो पाएगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा, कि एवरी
basic topic that we will be covering in the first couple of months will have a bearing on the future chapters. That means जो हम शुरू में कवर करेंगे एटलीस्ट 1-2 महीनों में, वो सारी चीजें घूम फिर के आगे कहीं ना कहीं चैप्टर्स में आएंगी. इनफैक्ट मिड टर्म तक का जो सिलेबस है, 2 महीने भी नहीं, मिड टर्म तक का जो सिलेबस है आपका, वो घूम फिर के आपके जो जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं उसमें भी इस्तेमाल होगा. तो छोटे टॉपिक्स ना सिर्फ अपने सवाल के तौर पर फुली आते हैं, बल्कि जो है वो बड़े टॉपिक्स के अंदर भी उसकी नॉलेज इस्तेमाल होती है. इसलिए आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा. तो इवन 80% अटेंडेंस भी एनफ नहीं होगी बेटा, क्योंकि इसका मतलब है आपने जहां भी क्लास मिस करी ना, उस क्लास के अंदर आगे का, फॉर एग्जाम्पल आपने पहली क्लास मिस कर दी, तो पहली क्लास मिस करने के बाद आप जितनी मर्जी क्लास से लेता रहो उसकी टॉपिक की, समझ में ही नहीं आएगा आपको, क्योंकि बेस तो बन गई ना, आपने वो चीजें मिस कर दी है. अब मैं उसके ऊपर आगे की चीजें बता रहा हूँ, ये समझ आएगा तो आधा पौना समझ में आएगा. और जब वो जो आधा पौना है, जब पास पेपर करने बैठोगे तो आधा पौने से वो कुछ भी नहीं, गायब हो जाएगा, सब खिचड़ी बन जाएगी सब. तो टोटली चीजें मिक्सअप हो जाएंगी. ठीक है बेटा, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि यू नीड टू मेंटेन 100% अटेंडेंस, नॉट इवन 80 to 90%. 80% अटेंडेंस में प्रॉब्लम करेगी आपको बेटा. ठीक है. अच्छा, एक बात ये हो गई. दूसरी बात क्या है कि पंक्चुअलिटी भी बहुत जरूरी है. यानी कि पंक्चुअलिटी का मतलब क्या है? 100% अटेंडेंस तो है, ऑन टाइम आना है, बल्कि 2 मिनट पहले ही लॉग इन कर जाओ. अब अमूमन क्या होता है कि मैं 5 मिनट दूंगा आपको. फॉर एग्जाम्पल आज की क्लास 10 बजे थी ना, तो अब हो सकता है कि आपकी 9 से 10 कोई और क्लास हो, तो मैं 5 मिनट का गैप देता हूँ. आई विल स्टार्ट टीचिंग, सेशन तो स्टार्ट हो जाएगा, बट आई विल स्टार्ट टीचिंग एट 10:05, ताकि जो बच्चे उस क्लास का सेशन लॉग आउट करके मेरा सेशन लॉग इन कर रहे हैं, तो 5 मिनट का, 2 मिनट भी बहुत है, लेकिन फिर भी मैं 5 मिनट दूंगा आपको. तो पंक्चुअलिटी, ऑन टाइम आना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने क्लास 10 मिनट लेट भी ज्वाइन करी ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला. तो याद रखिएगा, इवन इफ यू आर ज्वाइनिंग 10 मिनट्स लेट means you will have issues. क्योंकि शुरू के अंदर मैं बिल्कुल जब बेसिक से भी स्टार्ट करूंगा ना, आई कैन गारंटी जो ए स्टैरिक वाला बच्चा है ना, वो भी बेसिक डेफिनेशन में और बेसिक जगहों पे गड़बड़ करेगा, और उसकी वो वाली स्पीड नहीं होगी. ओ लेवल्स वाली स्पीड तो होगी, उसकी ए लेवल्स वाली स्पीड मुझे बनानी है बेसिक्स के अंदर, क्योंकि जब तक उसकी स्पीड भी अच्छी नहीं होगी, आप ए लेवल नहीं कर पाओगे, आपका पेपर छूट जाएगा, ए लेवल का पेपर. ठीक है बेटा, तो 100% अटेंडेंस होनी चाहिए और टाइम के ऊपर आना है. अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है. ठीक है. अगला स्टेप आपका ये है कि आपने जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, अभी तो खैर मैं बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, जो आज पढ़ाया है वो आज ही बैठ के आपने घर में दोबारा से पूरा चैप्टर समझना है, दोबारा से पूरा चैप्टर करना है, दोबारा से पूरा चैप्टर घोल के पी जाना है, मतलब घर पे बैठ के उसको आप, जो मैंने एक एक पॉइंट बताए. सो यू नीड टू लर्न द सेम डे. यानी कि जिस दिन क्लास हुई है, आपने उसी दिन सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं. और ना सिर्फ ये करना है, बल्कि आपने साथ साथ एक और काम भी करना है. जो आपका असाइनमेंट होगा, होमवर्क होगा, होमवर्क या असाइनमेंट आप उसको बोल दें, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी डन द सेम डे. बहुत फर्क पड़ता है. अब मुझे पता है कुछ बच्चे अभी भी बात नहीं सुनने वाले मेरे, और अभी से मैं बता दूं बहुत प्रॉब्लम होने वाले है आपको, जिन्होंने सेम डे काम नहीं किया. जो सेम डे काम करेगा उसका सुकून से का होमवर्क हो जाएगा, चाहे पास पेपर का सवाल ही क्यों ना दिया हो, आराम से कर लेगा वो इंशाल्लाह. या 80-90% सवाल आराम से हो जाएगा. 10% सवाल में थोड़ा बहुत हो सकता है पूछना पड़े, वो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जो प्रॉब्लम डिस्कस होगी उसमें मैं आपकी क्वेरीज आंसर करूंगा. लेकिन 90 to 80 to 100%, बल्कि आप समझे 90 to 100% आपका हो जाएगा अगर आपने सेम डे करेंगे. और नेक्स्ट डे करोगे ना, नहीं होगा, सवाल ही नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा. एडवांस टॉपिक में तो बहुत ही ज्यादा मसला होगा, लेकिन बेसिक्स में भी प्रॉब्लम आएंगी आपको. तो ये भी बहुत जरूरी है. तो 100% अटेंडेंस रखनी है, टाइम के ऊपर आना है,
सेम डे आप सारे लेक्चर पॉइंट्स परफेक्टली याद कर लो, लर्न कर लो, और असाइनमेंट भी आपने सेम डे करना है। और एक आखिरी पॉइंट इससे मुतालिक वो ये कि आपने अपने पीरियोडिक रिविजन्स रखने हैं। जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसको छोड़ नहीं देना है। ऑफ चैप्टर्स कंप्लीटेड, जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है उसको छोड़ नहीं देना है, उसको आपने रिवाइज करते रहना है। और उसके अंदर मेरा एक जनरल रूल होता है, वो ये होता है कि 3 दफा आपने तमाम क्वेश्चंस और प्रैक्टिस पास्ट टेबल की दोबारा करनी है। तो 3 दफा आपका रिवीजन करना चाहिए आपको। इसके बाद आप चीते हो जाएंगे और आपका टाइमिंग भी आपके हाथ में आ जाएगा। रिवीजन एंड पास्ट पेपर्स 3 दफा। अब ये 3 दफा साल के एंड में बैठ के तो होने वाला नहीं है। तो आप रिवीजन कैसे स्ट्रक्चर करोगे? फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर हमने अगर अगस्त सितंबर में कवर किया, तो आपने उसका एक रिवीजन दिया अगस्त में, फिर एक रिवीजन दिया अक्टूबर में, ठीक है, फिर एक रिवीजन दे दिया मिड टर्म से पहले। तो ये चैप्टर आपका परफेक्ट हो जाएगा मिड टर्म से पहले पहले। अब आपने इसको लेकर ही आप मिड टर्म के बाद बैठे हो तो 3 क्या, फिर तो एक दफा भी रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो आपको पीरियोडिक रिवीजन, इसलिए द वर्ड इज पीरियोडिक रिवीजन। टाइम के साथ साथ आपको रिवाइज करते रहना है कि आप भूलो ना। क्योंकि एक दफा अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, 2 महीने के बाद जब आप रजिस्टर उठाओगे ना, आपको बेटा अपने हाथ का किया हुआ काम भी याद नहीं होगा कि मैंने क्या किया था। याद ही नहीं आएगा कि ये मैं क्या अपने हाथ से किया हुआ होगा आपने जब मैंने चैप्टर पढ़ा था, लेकिन भूल जाओगे। फिर आपको बेटा डबल एफर्ट देनी पड़ेगी। तो बेटा इसके लिए जरूरी है 100% अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑन द सेम डे, नंबर 4 होमवर्क असाइनमेंट टू बी डन ऑन द सेम डे, और आपने पीरियोडिक रिवीजन करना है। अगर आपको कभी भी अकाउंट से मेरे साथ मसला हो ना, आप ये वाली चेकलिस्ट निकाल लो और देखो इसमें से आप क्या नहीं कर रहे हो। यकीनन इसमें से कम एक चीज आप गलत कर रहे होगे। और अगर आपने इसमें से पांचों की पांचों चीजों कर ली, तो मैं आपको एडवांस अच्छे ग्रेड की मुबारकबाद अभी से ले लो मुझसे इंशाल्लाह। ए लेवल्स के अंदर, और ए लेवल्स के अंदर ग्रेड उतनी आसानी से नहीं आता जितना ओ लेवल्स में आता है। अगर आप इंटरनेशनल कैम्ब्रिज की एवरेज देखो ना, तो ओ लेवल अकाउंट्स के अंदर आपके 30-40% आ जाते हैं, 30-35%, 40%। ए लेवल अकाउंटिंग में अगर आप इंटरनेशनल एवरेज देखो तो 17-18%, 20% ज्यादा नहीं है एज की एवरेज। तो आधी है ओ लेवल से भी एवरेज, यानी कि हर 5 में से एक बच्चे का ए आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो दैट इज मोर देन डबल दी वर्ल्ड वाइड एवरेज। तकरीबन 40% क्लास का इंशाल्लाह ए आ जाएगा, जबकि इंटरनेशनल एवरेज इज हार्डली 20%। तो 40% का ए आ जाएगा, कुछ का बी आ जाएगा, तो मोर देन 50% ऑफ द क्लास इंशाल्लाह ए और बी से पास होगी। और जो थोड़े बहुत बचेंगे जो ए और बी से पास नहीं होंगे, ये वो होंगे जो ये 5 में से कोई एक पॉइंट में भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अच्छा, अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि अब एक प्रॉब्लम हमारे साथ है बेटा, वो है कोविड का मसला। ठीक है, सो अब कोविड के मसले में हम ये कैसे करेंगे कि यार अब आप कहोगे यार इंटरनेट इशू हो रहा है, बारिश हो गई इंटरनेट नहीं चल रहा, लाइट नहीं है। तो बेटा ऑफ कोर्स वी आर लिविंग इन अ वेरी टफ टाइम्स दीस डेज, ठीक है ना, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हर चेंज से लड़ने की बजाय उस चेंज के ऊपर अडाप्ट करना चाहिए आपको। रेजिस्ट नहीं करें आप चेंज को, क्योंकि देखो आप चेंज को आप वक्त को बदल नहीं सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। आप अपने आप को बदल सकते हो। तो अपने आप को कैसे बदले? थोड़ा सा आपको देखो ना, अब आपकी वैन का खर्चा तो कम से कम बच ही रहा है ना। वैन भी आजकल 2-4 3-4 हजार तो ले ही लेती है, आप बहुत भी करीब रहते हो तब भी 2 हजार तो ले ही लेगी ना महीने का। तो वो खर्चा भी तो बच रहा है ना आपका। तो चलो आप एवरेज खर्चा लगा लो 3 हजार महीने का, तो वो आपका खर्चा बच रहा है। उस एक महीने के पैसे को एक आप इंटरनेट में इन्वेस्ट कर लो। आपके पास 2 इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर आपके पास पीटीसीएल या स्ट्रॉन्ग फाइबर है, ठीक है, जो लैंडलाइन के ऊपर कनेक्शन है आपका, तो दूसरा आपके पास जोन की डिवाइस होनी चाहिए। तो 1500 की वो डिवाइस मतलब वन टाइम थोड़ी सी ज्यादा, फर्स्ट टाइम महंगी हो जाएगी, उसकी डिवाइस के पैसे वैसे होंगे, लेकिन मंथली वो फिर रिन्यूअल उसका 1500 का होगा। तो और जाहिर सी बात है आपके बहन भाई भी पढ़ रहे होंगे, तो हर एक के पास सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि लैग ना हो। क्योंकि फिर क्या होता है कि क्लास के अंदर 20-25 बच्चे बैठे हैं, अब 4 लोगों को आवाज नहीं आ रही, तो भाई उन 4 लोगों के इंटरनेट का मसला होगा, क्या करेंगे उसके अंदर? तो वो आपको सही करना पड़ेगा बेटा। तो उसके लिए बैकअप इंटरनेट रखिएगा। इसका पहले जरा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं थोड़ी सी बात कंक्लूड करता हूँ ये टेक्नोलॉजी के बारे में बता के कि आपने
कैसे अपने आप को इक्विप करना है कि आपको इंटरनेट का इशू में प्रॉब्लम ना हो, आपको क्लासेस के अंदर प्रॉब्लम ना हो, आपको पंक्चुअलिटी का इशू ना हो। कुछ बच्चे हेलो। कहते हैं सर वो लॉन्ग। जी 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 नहीं बेटा। नहीं चला ये। हाँ बोलेंगे बोल। जी जी बोले, बोलिए अनुषा, यू वर सेइंग समथिंग बेटा। ओके, ऑलराइट, सो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, आई एम जस्ट गिविंग यू 5 seconds। 5, 4, 3, 2, 1। ऑलराइट, तो बेटा हाउ टू बी इक्विप्ड विद द राइट टेक्नोलॉजी, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बात बताई कि राइट टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इक्विप करना है आपने। हैव एटलीस्ट कह रहा हूं 2 इंटरनेट कनेक्शंस, ताकि अगर एक ना चले तो दूसरा चल पड़े। मैं आपको अपनी अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं। शुरू में जाहिर है मेरे हमारे साथ के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस था। तभी जब 11th क्लास शुरू में, बिकॉज आई एम टीचिंग इन मल्टीपल स्कूल्स, आई एम टीचिंग इन सिटी पीएफ चैप्टर, आई एम टीचिंग इन सिटी दरक्षा कैंपस, आई एम टीचिंग एट बीकन हाउस डिफेंस कैंपस, आई एम टीचिंग एट बीकन हाउस गुलशन कैंपस, आई एम टीचिंग एट बीकन हाउस पीसीएचएस कैंपस, एंड आई एम टीचिंग एट वेल्स कॉलेज। तो आई एम टीचिंग एट 6 डिफरेंट ए लेवल कॉलेजेस। तो सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक तो लगातार क्लासेस ही चल रही होती है मेरी स्कूल की। फिर डायरेक्ट ट्यूशन वगैरह का अलग है, तो रात तक ही चल रहा होता है। तो मेरे पास शुरू में सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन था, और दूसरा, अच्छा दूसरा था बैकअप, वो क्या था, मेरा मोबाइल का 4G था। इंटरनेट का कनेक्शन बंद हो गया मेरा। अब घर पे मोबाइल के मेरे कनेक्शन आ नहीं रहे थे 4G के सिग्नल्स, और मैं थोड़ा सा बाहर निकला, मेरे तब भी नहीं आ रहे थे। तो मैं गाड़ी में बैठा। अब जाहिर सी बात है, मेरे पास जो मैं सब लिख रहा हूँ ये आईपैड के ऊपर लिख रहा हूँ। अब मैं गाड़ी भी कहीं भी जहाँ 4G कनेक्शन आ रहे हैं, मैं मेन रोड पे तो खड़ी नहीं कर सकता ना। दोपहर का टाइम था, 3 से 4 वाला सेशन था मेरा, 3 से 4 या 4 से 5 वाली क्लास थी मेरी। अब वो थोड़ी सा टाइम भी ऐसा होता है, तो मैं बीच में तो रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता था। तो मैं क्लास से कभी मिस नहीं करता हूँ। आई एक्चुअली वेंट टू अ पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप, क्योंकि वहाँ गार्ड्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ छिनने मिलने का चांस नहीं होता। दायरा आईपैड है, मोबाइल है, तो दायरा जब बंदा इतना सामान लेके बैठा हुआ तो कहीं भी रोड पे खड़ी कर देता तो प्रॉब्लम होता। वहां पे फिर मैंने, वहाँ 4G सिग्नल्स आ रहे थे, फिर मैंने वहां से अपने आईपैड को कनेक्ट किया और फिर मैंने क्लास ली। तो ऐसा तो बहुत ही कभी रेयर होगा कि मैं कभी कोई क्लास मिस करूँ। मेरी फिजिकल क्लासेस भी, जो आपको स्कूल वाले एडमिन वाले या मेरे पुराने बच्चे बता देंगे, मेरे स्कूल के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त अटेंडेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी मैंने क्लासेस मिस नहीं करता। तो ऑनलाइन तो बहुत ही रेयर होगा कभी अगर क्लास मिस हुई तो आपके पास भी बेटा एटलीस्ट 2 कनेक्शन होने चाहिए। और अमूमन लोग 2 कनेक्शन क्या कहते हैं, यार मोबाइल में है मेरे पास डेटा है और घर का है, तो मोबाइल का डेटा अक्सर लोगों का बहुत खराब चलता है। तो मोबाइल का डेटा नहीं, आप एक तो जोंग वगैरह की डिवाइस ले लो, या आपके अगर एरिया में पीटीसीएल का वो 4G ज्यादा अच्छा चलता है, तो डिपेंडिंग आपके एरिया में क्या चीज ज्यादा अच्छी चलती है, आप वो कनेक्शन रखो। ठीक है, इसी तरह आपके पास है बैकअप पावर सप्लाई। अब अगर आपके घर के अंदर यूपीएस या जनरेटर नहीं है, यूपीएस या जनरेटर अगर नहीं है आपके पास, तो एटलीस्ट आप एक काम ये कर सकते हो कि बाय अ स्मॉल यूपीएस फॉर योर वाईफाई डिवाइस। अपनी वाईफाई डिवाइस के लिए छोटा सा यूपीएस ले लो, ज्यादा महंगा भी नहीं आएगा। उसको सिर्फ अपने वाईफाई डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लो तो वो चलता रहेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास पीटीसीएल का मोडेम है, उसके साथ अगर आप यूपीएस लगा लो ना, आपके घर की लाइट हो ना हो, वो आपका यूपीएस फौरन ऑन हो जाएगा, आपका कम से कम इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो आपके पास एक छोटी सी वाईफाई के लिए एक सेपरेट यूपीएस वगैरह होना चाहिए, अगर आपके घर में यूपीएस जनरेटर नहीं है। ठीक है बेटा, तो इससे भी फिर आपको कभी लाइट का इशू नहीं होगा, या 2-4 मिनट के अंदर आप कनेक्ट कर लोगे, या यूपीएस है तो फौरन ही ऑन हो जाता है। ठीक है ना, तो बेटा ये चीजें बहुत जरूरी है। अब देखो, इसके अंदर कोई आपके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है ना, लेकिन आपकी जो ओवरऑल जो सेविंग हो रही है वैन वगैरह की, उससे तो कम ही पैसे इसके अंदर आपके लगेंगे। हो सकता है पहले मंथ में एकदम से थोड़े ज्यादा लग जाए, और उसके बाद आपको जरा अमन और सुकून हो जाएगा इसके बाद। ठीक है बेटा, तो वो जो मैंने आपको बताया कि वो 5 पॉइंट्स, और उसके साथ बेटा यू नीड टू बी इक्विप्ड विद द राइट टेक्नोलॉजी। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर बेटा जरा प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, ऑलराइट।
तो इंशाल्लाह फिर अभी तो बेटा हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर मैं आगे की क्लासों के अंदर आपको सिलेबस भी बताऊंगा, पेपर पैटर्न भी बताऊंगा, ए लेवल्स का एएस लेवल का पेपर पैटर्न वगैरह क्या है। बेटा इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क मी राइट नाउ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाय द वे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बेटा यू कैन आस्क मी राइट अवे। और अगर आप माइक पे नहीं पूछना चाह रहे हैं तो आप चैट पे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप आई एम स्टिल गिविंग यू 1 मिनट। और मैं आपको ये भी बता दूं बेटा कि डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर आपने जो काम मैंने बताए सब काम कर लिया तो मैं आपको बेटा अभी से बता रहा हूँ एडवांस में अच्छे ग्रेड की मुबारकबाद और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन नहीं किया थोड़ा सा भी, एक भी काम नहीं किया ना, ये जो मैंने सब बातें बताई हैं कि यार इसमें से अगर आपने एक भी काम नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, ये जो मैंने बताया था, आप असाइनमेंट सेम डे नहीं करते हो, बस यही प्रॉब्लम आ जाएगी। सब कुछ कर लिया 1 से लेके 4 तक, सारे स्टेप्स आपने रिलीजियसली किए, 5th जो रिवीजन वाला स्टेप है वो आपने नहीं किया, या 3 दफा की बजाय 2 दफा रिवीजन किया। 2 दफा रिवीजन भी एनफ नहीं होगा, आपकी टाइमिंग कभी भी हाथ में नहीं आएगी 2 दफा के बाद। ठीक है, तो ये बिल्कुल रिलीजियसली ऐसे ही फॉलो करना है। और उसके बाद जाहिर सी बात है आपके पास टेक्नोलॉजी भी, वो मैंने कहा था ना, यू नीड टू बी इक्विप्ड विद द राइट स्किल्स। तो इक्विप्ड विद द राइट स्किल का मतलब ये कि डायरेक्शन आपकी सही हो, तरीके से काम करना, जो मैंने शुरू में वो 5 स्टेप बताए, और आपके पास टेक्नोलॉजी भी आपके पास पूरी होनी चाहिए बेटा। और एक और बात और बहुत इंपॉर्टेंट, सेल फोन्स पे नहीं करो बेटा। सेल फोन्स पे जो है ना, आपके मैसेजेस भी चल रहे होते हैं, क्लास भी चल रही होती है, कभी भी वो इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा। 110% वो इम्पैक्ट कभी नहीं आ पाएगा। तो इट इज बेटर कि आपके पास या तो एक सेपरेट टैबलेट हो या आपके पास पीसी हो। ठीक है, आई स्ट्रिक्टली विल नॉट रिकमेंड सेल फोन। और ये मैं नहीं, ये जो इंटरनेशनल एजुकेटर्स हैं वो भी ये कहते हैं बच्चों से कि भाई सेल फोन पे नहीं बैठो, क्योंकि सेल फोन में आपके पास ऊपर नोटिफिकेशन आ रही है 10 किस्म की, सोशल मीडिया की भी आ रही है, व्हाट्सएप की भी आ रही है, एसएमएस की भी आ रही है, और जो है स्नैपचैट की भी आ रही है, और फेसबुक की भी आ रही है, और सब चल रहा है, तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे हमेशा। तो यू नीड टू हैव अ सेपरेट टैबलेट और पीसी जिसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेटेड होकर अपना काम पूरा कर सको। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस बेटा? ऑलराइट, सो बेटा इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस तो आप लॉग आउट कर सकते हैं अपना।